स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो ट्रेड थ्योरी क्रैश कोर्स की अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था धातु और उनके गुणधर्म के बारे में, मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्नेस के बारे में, ब्लास्ट फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, पुलिंग फर्नेस, उसके बाद हम कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें और वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें। ये वीडियो आपके हर एक अपकमिंग टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, क्योंकि ये जो वीडियो है अपनी, ये रॉयल ट्रेड थ्योरी, अरिहंत ट्रेड थ्योरी, उसके साथ धनपत राय पब्लिकेशन, देन जीएस शेट्टी, बलबीर सिंह, इन चार बुकों के कंटेंट का क्या है, ये मिश्रण है। इन चारों बुकों से टॉपिक को देख के फिर आपको ये नोट्स के रूप में क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे आपका कम समय में अच्छे से अच्छा रिवीजन हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं फर्नेस के बारे में। आप सभी को पता है जो भी धातु होते हैं वो पृथ्वी के अंदर खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। तो उन खनिजों से क्या करना होता है, हमें धातुओं का निष्कर्षण करना होता है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले जो आपको खनिज पदार्थ होंगे बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होंगे, इसे आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ना होगा। आप चाहे मैनुअल हथौड़े की सहायता से तोड़िए या मशीन की सहायता से तोड़िए, इसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ना होगा। फिर इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होंगी, उन अशुद्धियों को दूर करना होता है। तो जो सबसे पहली प्रोसेस होती है अशुद्धियों को दूर करने की, वो कहलाती है ड्रेसिंग ऑफ ओर। क्या कहलाती है? ड्रेसिंग ऑफ ओर। इसमें क्या किया जाता है, जो भी, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें धातु आयरन का निष्कर्षण करना है, लोहे का निष्कर्षण करना है उसके अयस्क हेमेटाइट से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेमेटाइट के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ेंगे। देन उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या करेंगे, पानी में धोएंगे। ठीक, उनको हम पानी में धोएंगे। उससे क्या होगा, जो पानी में घुलनशील अशुद्धियां होंगी वो पानी में ऊपर तैर कर या उसमें घुल कर क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगे। फिर वहां से हम मिश्रण को छान लेंगे और जो हमें प्राप्त होगा फिर उसका हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, तो इसमें वायु की उपस्थिति में हम धातु को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इस रोस्टिंग का पर्पज होता है कि जिस भी धातु में सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उनको हम उनके गलनांक बिंदु के नीचे गर्म करके उनको क्या कर देते हैं, वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। तो वहां से सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट हमारा बचता है, जो भी अशुद्धियां अदर बचती हैं, ठीक, उनको क्या किया जाता है, उनको फिर कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा गुजारा जाता है। कैल्सिनेशन में क्या होता है, धातु को हम उसके प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करते हैं, जो और सारी अशुद्धियां होती हैं वो भी वाष्प के रूप में उड़ जाती हैं। यहाँ पर वायु की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। जब हम रोस्टिंग प्रक्रिया करते हैं तो हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और कैल्सिनेशन में धातु को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमें अयस्क प्राप्त होता है उसे हम फर्नेस में लाते हैं। ठीक, जैसे अब फर्नेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा जो पिग आयरन बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस मेल्टिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रगलन। तो जो भी हमारा सांद्रित अयस्क होगा, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस में कोक, लाइमस्टोन, इन सभी के साथ क्या करते हैं, उसमें हम गर्म करते हैं। फिर वहां पर और जो सारी अशुद्धियां होती हैं उसको दूर किया जाता है। तो पूरा प्रोसेस होता है अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का। तो इसके लिए प्रगलन के लिए हम डिफरेंट प्रकार की भट्टियों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो वही हम सबसे पहले इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या किया जाता है, जो भी आपके अयस्क होते हैं उसको आयरन ओर हो गया, कोक और लाइम स्टोन के साथ 6:3:1 के रेशियो में मिला करके गर्म किया जाता है। 6:3:1 के रेशियो का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आयरन और आप 6 किलोग्राम प्रयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक आयरन और की 6 किलोग्राम की आप लेयर बिछा दीजिए। फिर उसके बाद कोक का क्या करना है, 3 किलोग्राम का लेयर आपको यहाँ पर बिछाना है। देन उसके बाद लाइम स्टोन का क्या करना है, 1 किलोग्राम का आपको यहाँ पर लेयर बिछाना है। तो लेयर बाय लेयर वाइज क्या करते हैं, हम इसको फर्नेस में रखते हैं। ठीक,
अब अभी हम नीचे देखेंगे कि उसमें कोक और लाइमस्टोन का कार्य क्या होता है, हम नीचे पढ़ेंगे। अभी इतना जानिए कि ब्लास्ट फर्नेस में जो चार्ज डाला जाता है, ठीक, चार्ज का रेशियो क्या होता है, तो आयरन और कोक लाइमस्टोन का रेशियो 3:6:3:1 होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस ऐश को हम 1000 से लेकर के 1700 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, उसमें गर्म करते हैं। इसके बाद जो हमें प्राप्त होता है धातु, वो क्या होता है, पिग आयरन कहलाता है। ठीक, ब्लास्ट फर्नेस से हमें क्या प्राप्त होता है, पिग आयरन प्राप्त होता है। या पूछा जा सकता है कि पिग आयरन के निष्कर्षण के लिए किस फर्नेस का प्रयोग करते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस की और क्या विशेषता होती है, तो इसमें बेसिकली 16 नोजल होते हैं जिसके द्वारा गर्म हवा को अंदर भेजा जाता है। इसी गर्म हवा को अंदर भेजने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, ब्लास्ट फर्नेस के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये था ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्यूपोला फर्नेस के बारे में। अब आप सभी को पता है जो ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन प्राप्त होती है वो लगभग 90% तक क्या होता है, शुद्ध लोहा होता है। उसमें और सारी अशुद्धियां होती हैं जैसे फास्फोरस, सिलिकॉन, इन सब की अशुद्धियां कुछ थोड़ी मात्रा में बच जाती हैं, तो इसको हमें क्या करना होता है, फर्दर रिमूव करना होता है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं क्यूपोला फर्नेस का। तो क्यूपोला फर्नेस के लिए चार्ज क्या होगा, पिग आयरन होगा। पिग आयरन को 1250 से लेकर के 1350 डिग्री सेल्सियस तक फिर से क्यूपोला फर्नेस में गर्म किया जाता है। फिर इसके द्वारा जो हमें आयरन प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है, कास्ट आयरन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कास्ट आयरन को किस भट्टी के द्वारा बनाया जाता है, क्यूपोला फर्नेस, या क्यूपोला फर्नेस के द्वारा किस धातु का निष्कर्षण होता है, तो कास्ट आयरन का निष्कर्षण किया जाता है। कितने तापमान तक गर्म करते हैं, तो 1250 से लेकर के 1350 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर आयरन ओर को गर्म किया जाता है। थोड़ा सा क्यूपोला फर्नेस के बारे में अगर पूछा जाए तो इसके जो अंदर का डायमीटर होता है 1 से लेकर के 2 मीटर की व्यास में बेसिकली पाई जाती है। और जो भी इसकी ऊंचाई होगी इसके डायमीटर पर निर्भर करेगी, उसका लगभग 5 से 6 गुना होता है। जैसे मान लीजिए 1 मीटर डायमीटर का क्या है, क्यूपोला फर्नेस है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 5 से 6 मीटर होगी। 2 मीटर हो जाए तो 10 से 12 मीटर तक उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई निर्भर करती है कि व्यास पर, व्यास उसका कितना है, उसी हिसाब से 5 से 6 गुना बेसिकली उसकी ऊंचाई रखनी जाती है। याद क्या रखना है, क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन का निष्कर्षण किया जाता है। धातु को कितने तापमान तक गर्म करना होता है, तो 1250 से 1350 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करना होता है। बाकी आपको क्यूपोला फर्नेस से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो फर्नेस आती है ये होती है पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग फर्नेस के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तो पुडलिंग फर्नेस के द्वारा राट आयरन का निर्माण किया जाता है। यह क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि राट आयरन के निष्कर्षण के लिए किस फर्नेस का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए पुडलिंग फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर भी जो आपका चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है, पिग आयरन का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, पुलिंग फर्नेस में हम किसका प्रयोग करेंगे चार्ज के रूप में, तो उसमें पिग आयरन का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें हम कितना गर्म करते हैं, तो 1150 से लेकर के 1540 सेंटीग्रेड के बीच में मेटल को यहाँ पर गर्म किया जाता है। और फाइनली जो धातु प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, रॉट आयरन कहलाती है। पुलिंग फर्नेस की और क्या विशेषता होती है, तो इसमें आग आयरन के सीधे संपर्क में नहीं आती, जैसे क्यूपोला फर्नेस था और उसके पहले ब्लास्ट फर्नेस था। इसमें जो हमारा आयरन ओर था वो डायरेक्टली क्या होता था, कांटेक्ट में होता था, किसके, विद द हीट फायर के। लेकिन यहाँ पर जब हम पुंडलिंग फर्नेस में गर्म करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे उसके संपर्क में नहीं होती है, उसके ऊपर एक जाली वगैरह लगी होती है, उसके पूरे क्लोज चैम्बर के अंदर धातु रखी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हमारा क्या होता है, सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसके द्वारा बेसिकली उसमें जो सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, इन सब की उपस्थितियां होती हैं अशुद्धियों के रूप में, उसको दूर किया जाता है। ठीक, तो ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा पिग आयरन, क्यूपोला फर्नेस के द्वारा कास्ट आयरन और पुडलिंग फर्नेस के द्वारा राट आयरन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट जो फर्नेस है वो है क्रूसिबल फर्नेस। क्रूसिबल फर्नेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रयोग किस धातु के निष्कर्षण के लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली टंगस्टन स्टील, मॉलिब्डेनम स्टील,
इन दो प्रमुख धातुओं के स्टील बनाने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, क्रूसिबल फर्नेस। अब अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में टंगस्टन स्टील, मॉलिब्डेनम स्टील नहीं दिया गया है, तो केवल स्टील भी दिया जा सकता है कि क्रूसिबल फर्नेस के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तो स्टील का निष्कर्षण वहां पर किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर चार्ज को गर्म करते हैं, तो 1500 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर चार्ज को गर्म किया जाता है क्रूसिबल फर्नेस के अंदर। इसकी और क्या विशेषता होती है, तो ये बेसिकली पूछा जाता है कि क्रूसिबल फर्नेस का निर्माण किसके द्वारा कब किया गया था, तो बेंजामिन आर्न्स्टमैन के द्वारा इसका निर्माण बेसिकली 1740 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। ठीक, जो क्रूसिबल फर्नेस है इसकी खोज कब हुई थी, तो 1740 में बेंजामिन आर्न्स्टमैन जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इससे निष्कर्षण किसका करते हैं, तो इससे स्टील का निर्माण बेसिकली किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेसेमर कन्वर्टर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसेमर कन्वर्टर के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तो इसके द्वारा भी बेसिकली स्टील का ही निर्माण किया जाता है। स्टील में अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए तो हाई कार्बन स्टील का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें हाई कार्बन स्टील का निर्माण किया जाता है। इसमें जो बेसिकली टेम्परेचर होता है वो लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास बेसेमर कन्वर्टर में टेम्परेचर होता है। ठीक, इसमें जो स्टील बनती है उसको पहले लोहे में वायु प्रवाहित करके बेसिकली बनाया जाता है। यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जो उसमें कार्बन होता है आयरन में, उस कार्बन कंटेंट को थोड़ा सा कम करके हम स्टील का यहाँ पर निर्माण करते हैं। बेसिकली कार्बन को बर्न करने के लिए इस बेसेमर कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इसमें फेरोमैग्नीज का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है बेसेमर कन्वर्टर के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तो हाई कार्बन स्टील, टेम्परेचर कितना होता है, 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट ओपन हर्थ प्रोसेस, ओपन हर्थ प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तो इसके द्वारा भी स्टील का ही निर्माण किया जाता है, लेकिन ये स्टील को बनाने की सबसे शीघ्र विधि है, कह सकते हैं सबसे जल्दी से जल्दी स्टील किस प्रोसेस के द्वारा बनता है, तो ओपन हर्थ प्रोसेस के द्वारा बेसिकली स्टील को सबसे जल्दी बनाया जा सकता है। इसका टेम्परेचर 1500 से लेकर के 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, किसका, ओपन हर्थ प्रोसेस का। कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो फर्नेस की अंदरूनी सतह होती है, भीतरी सतह होती है, उस पर किसकी लाइनिंग होती है, किसका अस्तर लगा होता है, तो यहाँ पर जो फायर ब्रिक्स होती हैं, अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है, जिसके द्वारा टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अब अगर आपसे स्पेसिफिक मटेरियल पूछा जाए तो ये सिलिका ब्रिक्स होती, क्या होती हैं, सिलिका की ब्रिक्स होती हैं। ठीक, सिलिका मतलब क्या होता है, सैंड, आप समझ सकते हैं, तो सिलिका ब्रिक्स। या फिर अगर आपसे मटेरियल पूछा जाए तो डोलोमाइट नाम का एक मटेरियल होता है। ठीक, क्या होता है, डोलोमाइट। डोलोमाइट या सिलिका ब्रिक्स यहाँ पर अंदर लगी होती हैं भट्टियों में, जिसके द्वारा इसका टेम्परेचर क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, अंदर का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलडी कन्वर्टर। एलडी कन्वर्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग भी स्टील बनाने के लिए ही किया जाता है। इसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक, तो इसके द्वारा आप जिस प्रकार के स्टील का, चाहे लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, अपने अनुसार यहाँ पर आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 2300 से लेकर के 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर टेम्परेचर होता है। ऑक्सीजन की धारा को काफी उच्च गति पर व उच्च दाब पर जब इसके अंदर भेजते हैं, तो यहाँ पर जो रिएक्शंस होते हैं उसके फलस्वरूप आपकी स्टील यहाँ पर बनती है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग हाई क्वालिटी वाली स्टील बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर होता है लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की विशेषता क्या होती है, तो इस फर्नेस को 15 डिग्री के एंगल पे क्या कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं। तब इसको 15 डिग्री के एंगल पर प्लस माइनस में हम झुका सकते हैं, जिससे इजीली यहाँ पर चार्ज को हम लोड कर सकते हैं, और इजीली जब हमारा मेटल बन जाएगा तो उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी आपकी जो भी मेन इंपॉर्टेंट फर्नेस है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन बनाने के लिए, क्यूपोला फर्नेस कास्ट आयरन के निर्माण के लिए,
पुडलिंग फर्नेस रॉट आयरन के निर्माण के लिए। बाकी जो है क्रूसिबल फर्नेस, बेसेमर कन्वर्टर, ओपन हर्थ प्रोसेस, एलडी प्रोसेस, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस, इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है, स्टील का ही निर्माण किया जाता है। अब उसमें अलग अलग वैरायटी की स्टील होती हैं, तो अलग अलग प्रकार की फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे टंगस्टन स्टील, मोलिब्डेनम स्टील हो तो उसके लिए हम क्रूसिबल फर्नेस का प्रयोग करेंगे। अगर हाई कार्बन स्टील का निर्माण करना हो तो उसके लिए बेसेमर कन्वर्टर का प्रयोग करेंगे। ओपन हर्थ प्रोसेस का प्रयोग करेंगे। जब हमें स्टील को क्या करना हो, बहुत जल्दी बनाना हो तो उसके लिए ओपन हर्थ प्रोसेस प्रयोग करेंगे। अपने अनुसार कंट्रोल करना हो स्टील के कंपोजिशन को तो एलडी कन्वर्टर का प्रयोग करेंगे। और हाई क्वालिटी स्टील बनाने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं फर्नेस की टॉपिक आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे ब्लास्ट फर्नेस को, कि वहाँ कोक, लाइम स्टोन और आयरन और कोक लाइम स्टोन को 6:3:1 के रेशियो में मिला करके फर्नेस में प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर कोक और लाइम स्टोन का कार्य क्या होता है ये देख लेते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो कोक होता है इसका काम क्या होता है, दहन के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करना। ठीक, आवश्यक ऊष्मा प्रदान करना, जिसके लिए जो भी दहन पदार्थ जिसको हमने वहां पर अंदर क्या किया है, रखा है, उसको आवश्यक ऊष्मा मिल सके, जिससे वो गर्म हो सके, वहां पर जल सके। तो ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो ये कोक के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक, कोक बेसिकली होता क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO के रूप में कोक का कार्बन एक्स से मिलाकर लोहे के मिश्रण में क्या करता है, उसको गलाने में सहायता करता है। एक बार फिर से समझिएगा, कोक का काम क्या होता है, जो भी हमारे वहां पर मटेरियल होते हैं, आयरन ओर होते हैं, उसको आवश्यक हीट सप्लाई कर सके, आवश्यक ऊष्मा प्रदान कर सके, जिससे वो पदार्थ क्या हो सके, प्रॉपर रूप से जल सके, दहन हो सके। कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में जो कोक का कार्बन है अयस्क से क्या करता है, मिलता है, और लोहे के निर्माण में वहां पर सहायता करता है। ठीक, तो ये था कोक के बारे में। नेक्स्ट आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का कार्य क्या होता है, चूना पत्थर आप कहते हैं हिंदी में। तो ये प्रयोग किया जाता है स्लैग को निकालने के लिए। जो भी वहां धातु में अशुद्धियां होती हैं उन्हीं अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, स्लैग कहते हैं। अब स्लैग को निकालने के लिए बेसिकली फ्लक्स के रूप में लाइम स्टोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा इसका काम क्या होता है, तो ये ओर के मेल्टिंग टेम्परेचर को कम करने का भी काम करता है। जो भी आप वहां पर आयरन और प्रयोग करते हैं, जो भी वहां पर आप रॉ मटेरियल प्रयोग करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट को भी क्या करता है, लाइम स्टोन कम करता है। साथ ही साथ वहां पर उस अयस्क के साथ घुल करके उसमें अंदर जो अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उनको क्या करता है, स्लेग के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। क्या करता है, लाइम स्टोन। कोक का काम क्या होता है, आवश्यक ऊष्मा प्रदान करता है दहन के लिए। लाइमस्टोन स्लैग को बाहर निकालता है, साथ ही साथ आयरन और या जो भी और है उसके मेल्टिंग टेम्परेचर को भी कम करने का कार्य करता है। तो ये था कोक और लाइमस्टोन का यूज। नेक्स्ट अब हम आयरन पर आने से पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से आयरन और है, कौन कौन से आयरन के अयस्क हैं, किसमें कितने % आयरन पाया जाता है और किसका कब प्रयोग करते हैं। तो जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका मैग्नेटाइट। क्या है, मैग्नेटाइट। इसका कलर कैसा होता है, तो बेसिकली ये ब्लैक रंग का होता है। ये दोनों पूछा जा सकता है, या तो आपसे उसका कलर पूछा जा सकता है आयरन ओर का, या फिर उसकी परसेंटेज मात्रा पूछी जाती है। फार्मूला बहुत ही कम कंडीशन में पूछा जाता है, लेकिन जो आजकल का पेपर का लेवल है काफी ही एडवांस होता जा रहा है, तो ये भी आपसे एग्जाम में आजकल पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैग्नेटाइट का कलर कैसा होता है, तो ब्लैक कलर का, काले रंग का होता है। इसमें 72% आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसका फार्मूला Fe2O4 के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट किस कलर में होता है, तो ये लाल रंग का होता है, रेड कलर में होता है। इसमें लगभग नियर अबाउट 70% कार्ब आयरन की मात्रा पाई जाती है। मान लो अगर ये 70% एग्जाम में ना दिया जाए
तो कहीं कहीं 65 to 70% भी एग्जाम में मिल जाता है। 65 to 70% हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, या फिर 70% हो तो डायरेक्ट उस पर टिक कर सकते हैं। किस पर? हेमेटाइट। कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। फार्मूला क्या होता है? तो Fe2 वो 7 होगा, यहाँ पर 2 मिसिंग है। क्या होगा? Fe2 वो 7 इसका क्या होता है? फार्मूला होता है हेमेटाइट का। नेक्स्ट लिमोनाइट। लिमोनाइट में लगभग 60 से लेकर के 63% आयरन ओर की मात्रा पाई जाती, आयरन की मात्रा पाई जाती। ये किस कलर में होता है? तो ब्राउन कलर में पाया जाता है। इसका फार्मूला वैसे नहीं है कुछ स्पेसिफिक। नेक्स्ट सीडेराइट। सीडेराइट भी किस कलर का होता है? ये भी ब्राउन कलर का होता है। इसमें नियर अबाउट 48% आयरन की मात्रा पाई जाती है। सीडेराइट का फार्मूला होता है Fe2CO3। ये एक कार्बोनेट के रूप में आयरन का क्या होता है? अयस्क होता है। तो सबसे नीचे आता है वो होता है पेयरलाइट। पेयरलाइट में लगभग 40% या कह सकते हैं लेस देन 40% यहाँ पर मात्रा पाई जाती है। ठीक, इसका फार्मूला पूछा जाए तो इसका FeC2 होता है। क्या होता है? FeC2 से पाइराइट या फिर पेयरलाइट को दर्शाया जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है आयरन के निष्कर्षण में क्या होता है? हेमेटाइट का प्रयोग किया जाता है। ये किस कलर में होता है? रेड कलर में होता है। 70% आयरन की मात्रा पाई जाती है। Fe2 वो 7 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट आपको ये ऊपर 3 के याद रखने हैं। मैग्नेटाइट ब्लैक कलर 72%, हेमेटाइट रेड कलर 70%, लिमोनाइट ब्राउन कलर 60 to 65% इसमें आयरन ओर की मात्रा पाई जाती, आयरन की मात्रा पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिग आयरन। आप सभी को पता है पिग आयरन का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पिग आयरन का निष्कर्षण किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक, पिग आयरन की विशेषता क्या होती? इट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यही सेंटेंस दिया जाता है, व्हिच इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का अशुद्ध रूप या लोहे का सबसे अशुद्ध रूप कौन सा होता है? तो होता है पिग आयरन। आखिर इसको लोहे का अशुद्ध रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लगभग 3 से 4% से अधिक कार्बन होता है, सल्फर होती है, फास्फोरस होता है, सिलिकॉन होता है, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? इसे लोहे का अशुद्ध रूप कहते हैं। ठीक, इट इज ए इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। 92 से लेकर के 95% के बीच में इसमें लगभग आयरन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन कितना होगा? तो कार्बन 3% से लेकर के 5% के बीच में यहाँ पर कार्बन होगा। स्लेग अशुद्धियों के रूप में क्या होता है? तो इसमें सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, सिलिकॉन हो गया। इन 4 की अशुद्धियां मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती हैं। कौन कौन से? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज और सिलिकॉन की अशुद्धि पिग आयरन में पाई जाती है। इम्प्योर फॉर्म है आयरन का। 92 से 95% इसमें आयरन होगा। 3 से लेकर के 5% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये क्या होता है? बेसिकली सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। सॉफ्ट मतलब बहुत ही इजी से इसको बेंड वगैरह कर सकते हैं, तो काफ़ी सॉफ्ट होता है। डक्टाइल भी होता है। इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसमें स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और झटके सहन करने की जो शक्ति होती है काफ़ी कम होती है। मीन्स जो पिग आयरन की स्ट्रेंथ होती है काफ़ी कम होती है। डक्टिलिटी और झटके सहन करने की शक्ति भी क्या होती है? कम होती है। इसीलिए जो इसका प्रयोग है बेसिकली जो भी स्टील बनाए जाते हैं उनके लिए जो चार्ज रॉ मटेरियल होता है वो पिग आयरन ही होता है। या कास्ट आयरन बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? पिग आयरन का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नीचे लिखा भी है कास्ट आयरन, राट आयरन, स्टील, इन सभी को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पिग आयरन का प्रयोग इन सभी प्रकार के धातुओं को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कास्ट आयरन के बारे में। तो ऊपर हमने देखा पिग आयरन था। पिग आयरन में सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज और उसके साथ साथ आपकी क्या नाम सल्फर की अशुद्धियां उपस्थित थी। अब अगर इन अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए तो लोहा आपका क्या हो जाएगा? और अधिक शुद्ध हो जाएगा। तो इसको किस भट्टी के द्वारा किया जाता है? किस फर्नेस के द्वारा किया जाता है? तो ये काम किया जाता है क्यूपोला फर्नेस के द्वारा। क्यूपोला फर्नेस से क्या प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है कास्ट आयरन।
कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, तो इसमें लगभग 2% से लेकर के 4% के बीच में, एग्जैक्ट बात की जाए तो 2 से लेकर के 3.75% तक की कार्बन की मात्रा कास्ट आयरन में पाई जाती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कास्ट आयरन का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 1150 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है काफ़ी अधिक होती है, लगभग 6200 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा अगर आप ऐसे एरिया ले लो कास्ट आयरन का, तो इस इतने से एरिया पर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 6200 किलो न्यूटन 6200 किलो न्यूटन यहाँ पर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इतना फोर्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। आप समझ सकते हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होती है। इसी की वजह से इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो भी मशीनों के बेड होते हैं उसको बनाने के लिए कास्ट आयरन का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। गलनांक 1150, कार्बन मात्रा 2 से लेकर के 4% होता है। किस फर्नेस से बनाते हैं, तो इसको क्यूपोला फर्नेस के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, अब इसमें भी थोड़ी बहुत अशुद्धि कुछ ना कुछ होगी, तो उन अशुद्धियों को दूर करके फर्दर क्या बनाया जाता है, रॉट आयरन बनाया जाता है। अब कई बार पूछा जाता है कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है किस रूप में उपस्थित होता है, तो यहाँ पर कार्बन दो रूप में पाया जाता है। एक होता है फ्री कार्बन, जिसे क्या कहते हैं, ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, जो फ्री कार्बन होता है, ठीक, मतलब जो मैकेनिकल मिश्रण होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट के रूप में होता है। जिस भी कास्ट आयरन में कार्बन फ्री स्टेट में या ग्रेफाइट के रूप में पाया जाएगा वो काफी क्या होगा, मैलिएबल होगा। ठीक, मैलिएबल होने के साथ साथ इसमें सेल्फ लुब्रिकेशन का काम भी क्या करता है, ग्रेफाइट ही करता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय या इसकी ड्रिलिंग वगैरह करते समय बेसिकली किसी भी प्रकार के कूलेंट प्रयोग करने की वरीयता नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि वहां पर जो फ्री ग्रेफाइट होता है ये क्या करता है, काफी मैलिएबल होता है, सेल्फ लुब्रिकेशन का वहां पर काम करता है। अगर इस स्थिति में आप यहाँ पर कूलेंट वगैरह प्रयोग करेंगे तो ये ग्रेफाइट के साथ मिलकर क्या बनाएगा, लुगदी टाइप बना लेगा, एक ग्लू टाइप बना लेगा, और चिप्स हमारी बाहर निकल नहीं पाएगी। जैसे गोंद होता है उसी टाइप पे क्या होगा, बना लेगा। इसीलिए कास्ट आयरन की मशीनिंग करते इसमें सूखी हवा का प्रयोग किया जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कंप्रेस्ड एयर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। कंपाउंड स्टेट क्या होता है, बेसिकली ये सीमेंटाइट की तरह बिहेव करता है, कंबाइंड अवस्था में होता है। सीमेंटाइट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। इसीलिए जिस कास्ट आयरन में कंपाउंड स्टेट में कार्बन पाया जाएगा मिश्रण के रूप में, वो कार्बन, वो कास्ट आयरन क्या होगा, काफी ज्यादा हार्ड होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ कास्ट आयरन के तरफ। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले है ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन की विशेषता क्या होती है, इसमें फ्री कार्बन की मात्रा काफी अधिक होती है। ठीक, इसको बेसिकली धीमी गति से ठंडा करके जब भी हम क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन को बना रहे होते हैं तो डिपेंड करता है कि हम किस गति से ठंडा करते हैं, तो उसी से क्या होता है वहां पर चेंज हो जाता है। तो जब हम ग्रे कास्ट आयरन का बना रहे हैं, ग्रे कास्ट आयरन का निर्माण करना होता है हमें, तो उस हम क्या करते हैं, ओर को काफी धीमी गति से ठंडा करते हैं, जिससे हमें ग्रे कास्ट आयरन की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा क्या होता है, लोहा काफी ज्यादा मेलेबल होता है। अधिकतर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ग्रे कास्ट आयरन का, तो इसका प्रयोग पाइप, सिलेंडर, मशीनों के बेड, फ्रेम आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, जो भी पाइपें होती हैं, पाइप हो गया, लोकोमोटिव जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, लाइट व्हीकल्स होते हैं, हैवी मशीनरी हो गई, सिलेंडर हो गया, कार के पहिए आपने देखे होंगे। ठीक, या अंगीठी वगैरह जो होती हैं उनकी जालियां किसके द्वारा बनाई जाती हैं, तो एक ग्रे कास्ट आयरन के द्वारा ही बनाई जाती हैं। क्या क्या विशेषता होती है, इसमें फ्री कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसमें सेल्फ लुब्रिकेशन का भी काम होता रहता है। नेक्स्ट जो कास्ट आयरन है वो है व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन की क्या विशेषता होती है,
तो इसमें बेसिकली अगर बात की जाए तो कंबाइंड कार्बन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ग्रे कास्ट आयरन में फ्री कार्बन अधिक था, यहाँ पर कंबाइंड कार्बन अधिक है। तो कंबाइंड कार्बन अधिक है मतलब क्या होगा, काफी ज्यादा हार्ड होगा। कार्बन कंबाइंड अवस्था में है, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर है, तो ये काफी ज्यादा क्या होगा, हार्ड होगा। अब जो हार्ड होगा तो हार्ड होने के साथ साथ ये क्या होता है, ब्रिटल भी होता है। ठीक, इसको काफी तेज गति से ठंडा करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो काफी हार्ड है। हार्ड है मतलब अपने ऊपर किसी भी प्रोसेस का क्या करेगा, ये विरोध करेगा। तो इसका प्रयोग घर्षण प्रतिरोधी पार्ट बनाने के लिए किया जाता है। जहां भी क्या है, काफी ज्यादा घर्षण वगैरह हो रहा हो, उस प्रकार के पार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो व्हाइट कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, या कह सकते हैं रॉट आयरन बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल के रूप में किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो व्हाइट कास्ट आयरन का प्रयोग रॉ मटेरियल के रूप में राट आयरन बनाने के लिए किया जाता है। जब हम का आयरन ओर को काफी तीव्र गति से ठंडा करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है सीमेंटाइट में परिवर्तित होता है, और उससे बनता क्या है, व्हाइट कास्ट आयरन, जिसमें कार्बन कंबाइंड फॉर्म में होता है, काफी ज्यादा कठोर होता है। इसीलिए इसका प्रयोग घर्षण प्रतिरोधी पार्ट बनाने के लिए किया जाता है, या रॉट आयरन के निर्माण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोटल्ड कास्ट आयरन। या मोटल्ड कास्ट आयरन क्या होता है, तो इसको बेसिकली जब हम ठंडी मध्यम गति से ठंडा करते हैं, मीडियम टेम्परेचर से ठंडा करते हैं, तो मोटल्ड कास्ट आयरन की प्राप्ति होती है। इक्वल फॉर कंबाइंड, इक्वल फॉर कंबाइंड कार्बन, इसमें फ्री कार्बन की मात्रा और कंबाइंड कार्बन की मात्रा दोनों क्या होती है, लगभग इक्वल होती है। इसका प्रयोग ऐसे पार्ट बनाने के लिए किया जाता है जिनको मशीनिंग क्रिया किया जा सके था, जिसमें कठोरता तथा सामर्थ्य भी हो। ऐसे पार्ट जितने भी बेसिकली लोहे के जो सामान होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो मोल्टेड कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, हार्डनेस का भी गुण होता है, सामर्थ्य भी होती है, साथ ही साथ इनकी मशीनिंग भी क्या हो जाती है, इजी से हो जाती है, क्योंकि इसमें फ्री और कंबाइंड लगभग क्या होते हैं, कार्बन की मात्रा आपस में बराबर होती है। नेक्स्ट है चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन की विशेषता क्या होती है, तो इसमें अगर एक सिरे को हम तेजी गति से ठंडा करें और दूसरे सिरे को धीमी गति से ठंडा करें, तो जो इस प्रकार के पार्ट प्राप्त होते हैं, इस प्रकार का जो आयरन प्राप्त होता है वो चिल्ड कास्ट आयरन की श्रेणी में जाता है। ठीक, तो इसका प्रयोग ऐसे पार्ट बनाने के लिए करते हैं जिनकी बाहरी सतह कठोर हो। ठीक, जैसे मान लीजिए रोलर हो गया, रेलगाड़ी के पहिए हो गए, तो इन सब की बाहरी सतह क्या होती, काफी ज्यादा हार्ड होती है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है किसका, चिल्ड कास्ट आयरन। तो आपको समझ में आया होगा कि रोलर बेसिकली किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो चिल्ड कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। रेलगाड़ी के पहिए किससे बनाए जाते हैं, तो चिल्ड कास्ट आयरन के ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैलिएबल कास्ट आयरन। मैलिएबल नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या होगा, थोड़ा बहुत मैलिएबल होगा। ठीक, इसमें हेमेटाइट की मात्रा क्या होती, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो व्हाइट कास्ट आयरन से बेसिकली इसको बनाया जाता है। मेलेबल कास्ट आयरन को किससे बनाते हैं, तो इसे व्हाइट कास्ट आयरन को ही फिर से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं और इससे मेलेबल कास्ट आयरन को बनाते हैं। इसमें मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हल्की जो फास्टनिंग होती है जैसे क्रैंक, लीवर, गियर, हिंज, इन सभी को बनाने के लिए मैलेबल कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। क्रैंक, गियर, लीवर, कब्जे, इन सभी को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मैलेबल कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नोड्यूलर कास्ट आयरन। नोड्यूलर मतलब छोटे छोटे ग्रेफाइट के गेंद के रूप में होगा। तो नोड्यूलर कास्ट आयरन कैसे बनाया जाता है, तो ये मैग्नीशियम मिलाने से बेसिकली प्राप्त होता है। जब हम कास्ट आयरन को बना रहे होते हैं उस समय हम चार्ज में ही क्या मिला दें, वहां पर मैग्नीशियम मिला दें। तो मैग्नीशियम मिलाने से क्या होगा, इसमें जो ग्रेफाइट होगा वो ग्रेफाइट छोटे छोटे लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, छोटे छोटे बॉल के रूप में हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वहां पर नोड्यूल का शेप ले लेता है। तो इसी को कहा जाता है न्यूडुलर कास्ट आयरन। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग कृषि के यंत्र बनाने के, जो भी कृषि के यंत्र आते हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जो भी लोहे के बने होते हैं, वो न्यूडुलर कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। या पाइप वगैरह भी काफ़ी जो अच्छे क्वालिटी की पाइप आती है वो नोड्यूलर कास्ट आयरन की बनाई जाती है। तो ये था पिग आयरन और कास्ट आयरन।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रॉट आयरन। रॉट आयरन से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो जो लोहे का सबसे शुद्ध रूप है वो क्या होता है, रॉट आयरन होता है। इट इज प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, रॉट आयरन होता है। इसमें आयरन की मात्रा लगभग 99.99% आयरन की मात्रा पाई जाती है। मीन्स देखा जाए तो 0.01 से लेकर के 0.02% तक ही इसमें कार्बन होता है, बाकी इसमें और कोई अशुद्धियां उपस्थित नहीं होती। इसीलिए इसे लोहे का सबसे शुद्ध रूप कहते हैं। और 99.99% इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो कास्ट आयरन का आपने देखा था 1150 होता है, और रॉट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1550 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। लगभग 1550 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका रॉट आयरन का, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा जो क्रेन के हुक वगैरह बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, बेसिकली वो रॉट आयरन से ही बनाया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के क्वालिटीज में रॉट आयरन पाया जाता है, तो उसके अनुसार इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जो रॉट आयरन तन्य और आघात वर्धनीय होगा, मीन्स मैलेबल होगा, आपका डक्टाइल होगा, उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, गृह निर्माण के जितने भी आपके हाउस होल्ड के इक्विपमेंट होते हैं, ठीक, जो भी आपके बिल्डिंग में प्रयोग किए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, रॉट आयरन के ही बने होते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, नमक के पानी से अप्रभावित होता है। जो भी साल्ट वाटर होता है उसका रॉट आयरन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साल्ट वाटर का मतलब जो समुद्री पानी होता है वो आपको पता है, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसका रॉट आयरन पर कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता, ये उससे अप्रभावित रहता है। इसीलिए इसका प्रयोग पानी के जहाज के निर्माण में भी किया जाता है। जो उसका बॉटम सरफेस होती वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, रॉट आयरन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ये संक्षारण रोधी भी होता है, कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। इसे वायु में अगर हम रख देते हैं तो उससे वायु में उतना ज़्यादा ये क्रिया नहीं करता है, उतना ज़्यादा ये रिएक्टिव नहीं होता है, संक्षारण रोधी होता है। इसीलिए इसका प्रयोग कृषि उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। आप सभी को पता है जो कृषि उपकरण है इसमें ठंडे गर्मी बरसात सभी मौसम को इसको झेलना होता है। मोस्ट टाइम पानी का भी इसमें प्रयोग होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम बरसात के मौसम में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, इससे एक रिएक्शन करके यहाँ पर जंग लग सकती है। बट रॉट आयरन क्या होता है, संक्षारण रोधी होता है, इस पर जंग नहीं लगती। इसीलिए इसका प्रयोग कृषि के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। जो आपके रोटावेटर हल वगैरह होते हैं किससे बनाए जाते हैं, रॉट आयरन से ही बनाए जाते हैं। और क्या इसमें प्रॉपर्टी होती है, तो ये चीमड़ होता है, झटका रोधी होता है, रेशेदार संरचना होती है, फाइब्रस इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपको पहले ही बताए थे कि जो कास्ट आयरन है क्रिस्टलाइन होगा, और रॉट आयरन का कैसे होता है, तो इसका फाइब्रस रेशेदार संरचना होती है। और क्या, चीमड़पन काफी टफ होता है, झटका रोधी, इम्पैक्ट लोड को भी थोड़ा बहुत ये सहन कर लेता है, वाइब्रेशन को भी ये सहन कर लेता है। इसीलिए इसका प्रयोग क्रेन हुक, चैन, कड़ी और बोल्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसमें टफनेस होती है, डक्टिलिटी होती है, मैलिएबिलिटी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है रॉट आयरन का प्रयोग क्रेन हुक, चैन, कड़ी, बोल्ट बनाने के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें मैलिएबिलिटी होती है, उसके साथ साथ डक्टिलिटी होती है। ठीक, इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है किसके बनाने के लिए, क्रेन हुक, चैन, कड़ी, बोल्ट बनाने के लिए करते हैं। टफनेस होना चाहिए। अब अगर किसी मेटल में टफनेस है तो उसमें मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों गुण आपस में ऑटोमेटिकली ही आ जाते हैं अगर उसमें क्या है, टफनेस है तो। नेक्स्ट, यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ये होती है चुंबकीय गुण। ये मैग्नेटिक भी होता है, मैग्नेटिक होने के कारण इसका प्रयोग जो डायनमो आते हैं उसके क्रोड को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रॉट आयरन का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो डायनमो के क्रोड बने होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं, रॉट आयरन के बने होते हैं। तो ये थी बेसिकली आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया फर्नेस के बारे में, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन ओर के बारे में, देन कास्ट आयरन, रॉट आयरन और पिग आयरन के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टील
और उसके टाइप्स के बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।